हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीड इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि मैं एक सीरीज ऑफ लेक्चर ले रहा था बायोटेक्नोलॉजी में, जो चैप्टर जो कि एक क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी की चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। उसी का एक चौथा पार्ट चल रहा है। देखिए इस चौथे पार्ट में क्या नया सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एंजाइम पे जो सीरीज था वह खत्म कर चुका हूँ। तो इसमें कोई भी दिक्कत होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे व्हीकल डीएनए या वेक्टर डीएनए क्या होता है, जो एक प्रकार का टूल्स है जो इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए को क्लोन्स करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है व्हीकल डीएनए या वेक्टर डीएनए, ठीक है। तो ये व्हीकल डीएनए वेक्टर डीएनए क्या है? ये एक प्रकार व्हीकल है जो किसी चीज को कैरी करता है। यहाँ पर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने साथ इंटीग्रेट करके जोड़ करके कैरी करते हुए कहाँ चला जाएगा? होस्ट सेल में जाएगा। और जहाँ पर ये वेक्टर डीएनए खुद को जब कॉपी करेगा, साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कॉपी हो जाएगा। हमारा यही मकसद भी था कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करना है। इसी प्रोसेस को क्लोनिंग भी कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ दो प्रकार का वेक्टर डीएनए जो हम पढ़ेंगे आज, प्लाज्मिक डीएनए एंड बैक्टीरियोफाज डीएनए, ठीक है। बैक्टीरियोफाज जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अब प्लाज्मिक डीएनए तो है ही बैक्टीरिया का, तो दोनों का होस्ट सेल क्या है? बैक्टीरिया है। तो एक वेक्टर है, वह वेक्टर आपका व्हीकल की तरह, मतलब कोई एक जीन सीक्वेंस, मान लीजिए ये वेक्टर जीन सीक्वेंस ही होता है। तो मान लीजिए कि ये जीन सीक्वेंस है, इसको वेक्टर की तरह बनना है, क्वालिफाई करना है वेक्टर की तरह, तो उसको कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। वह क्राइटेरिया ये है, ये 5 क्राइटेरिया है, सॉरी ये 4 क्राइटेरिया है जो फॉलो करना पड़ता है। ये 4 क्राइटेरिया जिस वेक्टर में होगा, जिस जीन सीक्वेंस में 4 क्राइटेरिया होगा, उसको हम वेक्टर का उसको वेक्टर करा कर देंगे, ठीक है। इसी में से हमने PBR322 एक वेक्टर है, PBR322, इसका हमने यहाँ पे डायग्राम लिया है, देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है PBR22। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसी को समझेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ओरिजिनल एप्लीकेशन है जो यहाँ ओरी साइड से दिया हुआ है। सिलेक्टिव मार्कर्स है जो कि MPR है, एम्पिसिलिन जीन, टेट्रासाइक्लिन जीन, ये क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर्स है। क्लोनिंग साइट है जैसे कि देखिए BAM-H1, SAL1, HIND3, CLA1, EQR1, PE1, PST1, ये क्या है? क्लोनिंग साइट है, यानी इसको रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इस डिटेल में। लास्ट में जो भी वेक्टर होगा, उसके पास टेंडेंसी होनी चाहिए कि उसके उसके पास जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा है, वह किसी प्लांट या एनिमल में जा करके वहां पर उसका मल्टीपल कॉपी बनाए। ये टेंडेंसी उसमें होनी चाहिए, तभी कहेंगे ये वेक्टर है, अदरवाइज नहीं कहेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए सबको वन वन पढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये वेक्टर है, यहाँ पर एक ओरिसाइट है जो कि ओरिजिनल रेप्लिकेशन का काम करता है। ये क्या है ओरिसाइट? तो कहता क्या है कि ये जो ओरिसाइट है, ये एक सीक्वेंस है विद इन द वेक्टर। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट का रेप्लिकेशन। मतलब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है जीन के रेप्लिकेशन को। तो अगर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट का रेप्लिकेशन करना है, उसका मल्टीपल कॉपी आपको बनाना है, तो आप क्या करेंगे? इसी ओरिसाइट के साथ आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरा बात, इस ओरिसाइट से पहले एक आपने देखा हो रोप जीन। ये रोप जीन करता क्या है? ओरिसाइट के रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी को ये कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये है, यही रोप साइट डिसाइड करेगा कि ये ओरिसाइट इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का कितना कॉपी बना रहा है, यानी इसको कितनी बार रेप्लिकेट कर रहा है, उसी को कहते हैं कॉपी नंबर कहते हैं। ये कौन कंट्रोल करता है? रोप के द्वारा ओरी ऑफ साइट इस GOI का, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपी नंबर, ये इसका संख्या कितना बनेगा एक सेल में, उसको कहते हैं कॉपी नंबर। उसी को यह कंट्रोल करता है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे।
हो सकता है किसी किसी सेल में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो हमारे पास मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर एक ही होता है, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है किसी वेक्टर में। इससे क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका रेप्लिकेशन आसानी से हो जाएगा, बाद में उसको एक्सप्रेस करके प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है, ठीक। अभी मैंने आपको समझाया कॉपी नंबर क्या है। कॉपी नंबर कहता है कि कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल्स जो कि हम जिसको हम रेप्लिकेट कराते हैं वह उसका रेप्लिकेशन कितनी बार होता है, हमें कितनी कॉपी उससे मिल जाती है, तो वह होता है रेप्लिकेटिंग पर सेल। एक सेल में कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट कितनी बार उसका रेप्लिकेशन हुआ, यानी वह कितनी बार खुद का कॉपी बनाया। हो सकता है 1 से 2 बार बना रहा हूँ, हो सकता है 5 से 10 बार बना रहा हूँ एक सेल में। इसी टेंडेंसी को कहते हैं कॉपी नंबर, ठीक है। आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यानी एक बात और बताते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट का बहुत सारा कॉपी बने, 1000 से ऊपर कॉपी बने, तो आपको उसी तरह वैसा वेक्टर डीएनए खोजना है जिसके पास कॉपी नंबर कंट्रोल करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, यानी वह वेक्टर सपोर्ट करता है आपके रिक्वायरमेंट को, यानी कि 1000 से ऊपर कॉपी नंबर जीन ऑफ इंटरेस्ट का वह बना कर दे देगा। उसी वेक्टर को आप सिलेक्ट करेंगे अगर आपको चाहिए कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपी नंबर ज़्यादा हो। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स। हमने आपको दिखाया था, कौन कौन सा दिखाया था, एमपी रेजिस्टेंस दिन दिखाया था, ऐसे था ना। यहाँ पर एएमपीआर था, यहाँ पर टेट आर था, ठीक है। किसी वेक्टर में ना यहीं पर होता है बीटा गैल जीन होता है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या करेगा, एम्पिसिलिन आपका एम्पिसिलिन से लड़ने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो एम्पिसिलिन को काट दे। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, यानी ये टेट्रासाइक्लिन से लड़ने के लिए कोई कंपाउंड सिक्रीट करेगा, इसलिए नाम पड़ा रेजिस्टेंस जीन। यह बीटा गैल जो आगे पढ़ाएंगे आपको, ये बीटा गैल जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एक एंजाइम है, उसको ये बनाता है, उसको ये सिक्रीट करता है। इस बीटा गैल जो जीन है इसका एक्चुअल नाम है लैक जेड जीन। आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा क्लास 12 की किताब में लैकोपेरोन, उसको भी पढ़ाएंगे कभी समय मिलेगा तो। आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर क्यों ऐसा यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, इसकी क्या जरूरत है हमारे लिए, तो कहता क्या है, ये सिलेक्टेबल मार्कर ट्रांसफॉर्म सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल के बीच में ये डिफ्रेंसिएशंस करेगा। अगर हमारे पास सेल का मिक्सचर है, हमारे बहुत सारे सेल का मिक्सचर है, एक सेल है जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका है, दूसरा सेल ट्रांसफॉर्म नहीं है, तो हमें बता देगा इसमें से कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म नहीं है, कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसी को पता करने के लिए सिलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्लोनिंग साइट। मैंने आपको बताया था, बहुत सा क्लोनिंग साइट बताया था, साल1, PB1, PST1, यहाँ हम यूज करेंगे BAM-H1 भी यूज करेंगे। ये सारे के सारे क्लोनिंग साइट आपको दिखाया था ना, पीछे जो हमने आपको डायग्राम दिखाया था PBR322 का, इसमें सारे ये पाए जाते हैं। BAM-H1 नहीं होता है, नहीं BAM-H1 इसमें होता है, नहीं BAM-H1 इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, आपको बताया था पिछले स्लाइड में। तो ये क्लोनिंग साइट क्या है, ये क्लोनिंग साइट एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, इसी को पैलिंड्रोमिक साइट है, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, ठीक है, इसी को कहता है रेस्ट्रिक्शन साइट। इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, तो इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम इसी क्लोनिंग साइट पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहीं पर जोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए आपका क्या है, क्लोनिंग साइट है, इसी को कट करेंगे, कट करेंगे तो ऐसे खुल जाएगा, ठीक है, यहीं पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। यानी अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोनिंग साइट का इस्तेमाल करते हैं, यह भी एक वेक्टर में होना चाहिए। दूसरा बात ये क्या करता है, यही हेल्प करता है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से सिलेक्शन करने में। यानी आपका मिक्सचर है, उस मिक्सचर में रिकॉम्बिनेंट भी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, तो आपको बता देगा इसमें कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन रिकॉम्बिनेंट नहीं है। इसको पता करने के लिए हम
क्लोनिंग साइट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा चीज आप अगर देखेंगे तो ये जो क्लोनिंग साइट होता है ये ज्यादातर हमेशा सिलेक्टेबल मार्कर जीन के अंदर ही पाया जाता है। आपने देखा होगा वहां पर PBR322 में कि जहां पर एम्पिसिलिन जीन था और टेट्रासाइक्लिन जीन था, जो आपका क्या है सिलेक्टेबल मार्कर है, यहीं पर पाया गया था। PST1 यहाँ कुछ और पाया। चलिए देखते हैं पिछले स्लाइड में। यहाँ देखिए, देख रहे हैं टेट्रासाइक्लिन में क्या है BAM-H1, सॉरी BAM-H1 था, हम ध्यान नहीं दिए थे। टेट्रासाइक्लिन है, ये क्या है सिलेक्टिव मार्कर, इसमें क्या है BAM-H1 है रेस्ट्रिक्शन साइट। ये एम्पिसिलिन जीन है, इसमें क्या है PBU1 PST1 क्या है क्लोनिंग साइट है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल में कैसे सिलेक्शन किया जाए। इसके लिए एक मेथड है जो अच्छा खासा मेथड समझेंगे इसको आज हम। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड है। इसमें दो मेथड आता है, एक आता है कलर बेस्ड मेथड, दूसरा आता है एंटीबायोटिक जीन मेथड। कलर बेस्ड मेथड काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये सिंगल स्टेप में काम कर देता है, लेकिन एंटीबायोटिक जीन मेथड मल्टीपल स्टेप में काम करता है, इसलिए उतना अच्छा इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड है, ठीक है। यहाँ थ्योरी लिखा है, इसको तो आप समझ जाएगा पढ़ करके। चलिए इस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड को डायग्राम से समझते हुए ज़्यादा समझ में आएगा, फिर लौटेंगे थ्योरी पर, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले जो पैनल लेफ्ट पैनल नंबर 1, ये पैनल नंबर 2 है। चलिए इससे बात करते हैं। एंटीबायोटिक बेस्ड मेथड, कैसे एंटीबायोटिक एज अ सिलेक्टेबल मार्कर को यूज करके आप रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको एक रेस्ट्रिक्शन, ये एक वेक्टर है, क्या है ये वेक्टर है। इस वेक्टर पर एंटीबायोटिक से लड़ने वाला जीन है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन जीन है। ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया और एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको भी कट किया और इसको भी कट किया। क्यों? क्योंकि दोनों के पास इसी एंजाइम का दोनों के पास क्या है रेस्ट्रिक्शन साइट है, इसलिए दोनों को एक ही एंजाइम से कट करके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर ऐसे बन गया, ये जीन ऐसे बन गया, इसको लाइगेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन बनकर तैयार हो जाएगा। जब लाइगेट करेंगे तो ये संभव है, ऐसा हो सकता है ये वेक्टर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर लेगा कैप्चर कर लेगा। हो सकता है ऐसा भी कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट उससे वेक्टर से बाइंड ही नहीं हो। और तीसरा हो सकता है कि आपने वेक्टर को कट किया था, ये वापस फिर से जुड़ के बन जाए, फिर से जुड़ के ओरिजिनल वेक्टर बन जाए। ये 3 कंडीशन संभव है। अब आपने इस मिक्सचर ऑफ वेक्टर जो भी जिसमें कंबाइंड, जिसमें रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, इसको लिया आपने, क्या किया आपने सेल को आपने इससे ट्रांसफॉर्म किया। इससे 2 कंडीशन फिर बनेगा। एक तो कंडीशन ये होगा कि ये जो सेल है इस सेल में यह रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आपका इंटीग्रेट आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि इस सेल में सिर्फ वेक्टर आए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर नहीं आए, तो क्या हुआ ये सेल नॉन रिकॉम्बिनेंट है, लेकिन डीएनए तो अंदर आ चुका है बाहर से, इसलिए नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल है। इसकी बात करें, इसमें वेक्टर डीएनए साथ में ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी ये सेल रिकॉम्बिनेंट सेल एंड ट्रांसफॉर्म सेल हो गया। ये तो हम आपको थ्योरी में बता रहे हैं। अब देखते हैं, अब पता करेंगे कि ये रिकॉम्बिनेंट है कि ये रिकॉम्बिनेंट, कैसे पता करें। चलिए सबसे पहले इन दोनों सेल को हमने क्या किया, एक एम्पिसिलिन प्लेट पर इसको डाल दिया, यानी एक पेट्री प्लेट है, ऐसे पेट्री प्लेट होगा जिस पर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रखा हुआ है। जैसे डाला 24 आवर इंक्यूबेशन किया तो पता चला कि इसमें पता ये चला कि इसमें ये सेल भी ग्रो कर गया और ये सेल भी ग्रो किया, यानी सभी सेल ग्रो कर गए। तो कंफ्यूज हो गया आदमी कि भाई इसमें रिकॉम्बिनेंट कौन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है, तो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए। तब मैंने क्या किया कि इसी सेल को यहीं से निकाल करके दूसरे प्लेट में ले गए जहां पर टेट्रासाइक्लिन नाम का एंटीबायोटिक रखा हुआ। जैसे ही ले गया तो पता चला कुछ सेल ग्रो किया ही नहीं और कुछ सेल ग्रो कर गया। तो जो सेल ग्रो नहीं किया समझ में आ गया, वही सेल क्या है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल है, क्योंकि
हमने उसी सेल में जो वेक्टर ऐड किया है, उस वेक्टर में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड है, वह जीन ऑफ इंटरेस्ट उस वेक्टर के टेट्रासाइक्लिन जीन में जाकर ऐड हुआ है। यानी उसने टेट्रासाइक्लिन जीन को डिसरप्ट कर दिया। इस कारण से टेट्रासाइक्लिन से लड़ने के लिए कोई मॉलिक्यूल तैयार नहीं हो पाया और उस कारण से ये सेल टेट्रासाइक्लिन के प्लेट पर डेड कर गया। मतलब यही आपका रिकॉम्बिनेंट सेल है जो आप यहाँ से ट्रेस करके निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें इसमें आपने क्या देखा कि दो दो प्लेट से गुजारना पड़ रहा है तब जाकर टेस्ट हो रहा है। अब एक टेस्ट होता है जिसको कलर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कहते हैं। चलिए समझते हैं ये क्या है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, काफ़ी अच्छी चीज़ें समझते हैं। अब ये वेक्टर है, इस वेक्टर में यहाँ पर एक जीन है बीटा जीन, जिसको हम लोग लैक जेड जीन भी कहते हैं। हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, इस वेक्टर को कट कर दिया तो ये वेक्टर हमको मिल गया। हमने इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया, ये मिल गया। दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, दोनों को जोड़िएगा, लाइगेशन कीजिएगा तो जिस तरीके से यहाँ पर 3 कंडीशन अराइज हुआ उसी तरह यहाँ पर भी 3 कंडीशन अराइज होगा। पहला कंडीशन, आपने वेक्टर कट किया था, वेक्टर फिर से वापस में रीसर्कुलाइज करके ओरिजिनल वेक्टर बन जाए। दूसरा हो सकता है कि ये वेक्टर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके बांध लिया हो तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तीसरा कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड ही नहीं हुआ हो तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब इस मिक्सचर ऑफ डीएनए हो गया। अब इसको लिया आपने मिक्सचर ऑफ सेल में डाल दिया इसको। कुछ यहाँ फिर 2 कंडीशन आएंगे, कुछ सेल ऐसे होंगे जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पकड़ लिए, कुछ सेल ऐसे होंगे जो कि सिर्फ वेक्टर को पकड़े। यानी ये सेल क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ये सेल क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड है बट रिकॉम्बिनेंट है। अब क्या करेंगे, इन दोनों सेल को लिया और एक पेट्री प्लेट में डाल दिया, जिस पेट्री प्लेट में एक्स गैल नाम का एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेज है जो ब्लू व्हाइट कलर देने के लिए जिम्मेवार होता है। इसे हमने डाल दिया, 24 घंटा इंक्यूबेट किया तो पता चला कि इस प्लेट में कुछ कॉलोनी थे जो इस तरह ब्लू कलर दिखा रहे थे और कुछ यहाँ पर देख रहे हैं व्हाइट कलर है, मतलब कुछ ग्रो ही नहीं कर रहा, व्हाइट कलर है। तो कुछ कॉलोनी व्हाइट कलर के थे, कुछ कॉलोनी ब्लू कलर के थे। तो इससे पता क्या चला, अब ये ब्लू व्हाइट कॉलोनी कैसे बना इसको समझिए। समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, एक्स गैल एक सब्सटेंस दिया था हमने जो कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेज है। अगर एक्स एक्स गैल तो प्लेट में है ही, अगर वेक्टर डीएनए जो वेक्टर डीएनए है उसमें अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया है तो क्या किया हुआ, उसने बीटा गैल जीन को डिस्टर्ब कर दिया तो उससे क्या होगा, ये जीन नहीं बना होगा। जब ये जीन बना ही नहीं तो ये एक्स गैल प्रोडक्ट ए में कन्वर्ट नहीं हुआ, ए बी में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा, आपको व्हाइट कलर मिल जाएगा। और आपने देखा होगा कि उस वेक्टर में क्या था, बीटा जीन था। तो इसका मतलब साफ है कि इस वेक्टर में जीन ऑफ इंटरेस्ट गया होगा, क्योंकि यही जीन ऑफ इंटरेस्ट इस बीटा जीन को डिसरप्ट किया हुआ, जिस कारण से बीटा गैलेक्टोज नाम का एंजाइम नहीं बन पाया। और जब ये एंजाइम बन ही नहीं पाया तो एक्स गैल ए में कन्वर्ट नहीं पाया, ए बी में कन्वर्ट नहीं हो पाया और ब्लू कलर नहीं बन पाया, यानी व्हाइट कलर रह गया। यानी जो सेल ट्रांसफॉर्म्ड हुआ था और रिकॉम्बिनेंट था, ये क्या था, आपका व्हाइट कलर था। जो सेल ट्रांसफॉर्म हुआ लेकिन उसका वेक्टर डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैप्चर नहीं किया तो क्या हुआ, उसका बीटा जीन डिसरप्ट नहीं हुआ। जब उसका बीटा जीन डिसरप्ट ही नहीं हुआ तो क्या करेगा, ये बीटा जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम सिक्रेट करेगा और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम क्या करेगा, एक्स जेल को तोड़ेगा तो कंपाउंड ए बन जाएगा। ये कंपाउंड ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा और बी क्या करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खुद को डाइमराइज करके ब्लू कलर बना लेगा। तो जिस सेल में बीटा गैल जीन डिस्टर्ब नहीं हुआ था वह इस एक्स गैल को तोड़ करके क्या करेगा, ब्लू कॉलोनी बना लेगा। और ये जो ब्लू कॉलोनी होगा ये कौन सा होगा, ये ट्रांसफॉर्म सेल होगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वाला होगा। आशा करता हूँ इसको अच्छे तरह से आप समझ लेंगे। थोड़ा वक्त लग रहा है बेटा समझाने में, टाइम लग रहा है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन पूरा देखिएगा, मजा आएगा। एक बार समझ जाइएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलते हैं पिछले स्लाइड में। यही बात हमने लिखा आपको, ये बात अगर समझ में आ गया, चलते हैं पिछले स्लाइड में।
यहाँ यही थ्योरी मैंने लिखा है, इस थ्योरी को आप पढ़िएगा, जो मैंने वहाँ समझाया है वही थ्योरी में लिखा हुआ है। इसमें कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूज करते हैं वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांट और एनिमल में। प्लांट अभी तो हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मिड डीएनए, ये तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, मतलब उसमें जाएगा, उसका होस्ट सेल है। बैक्टीरियोफाज डीएनए, अगेन बैक्टीरिया उसका होस्ट सेल है। लेकिन प्लांट और एनिमल के लिए कौन सा आप यूज करोगे वेक्टर? तो प्लांट के लिए हम यूज करते हैं कौन सा वेक्टर, वह यूज करते हैं ए टिमिफिशियंस। और एनिमल्स के लिए क्या यूज करते हैं, रेट्रोवायरस यूज करते हैं। चलिए इसको जल्दी से समझ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसका कम ही है। ए टिमिफिशियंस एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है डाइकोट प्लांट का, यानी ये ए टिमिफिशियंस एक पैथोजेंस है जो कि क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है डाइकोटिलियंस प्लांट में। यानी जब ये टिमिफिशियंस जब डाइकोटिलियंस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो क्राउन गॉल डिजीज कॉज कर देता है। लोगों ने क्या किया कि ए टिमिफिशियंस वेक्टर को बाहर निकाला। इसमें पाया क्या कि इसके पास एक टी प्लाज्मिड डीएनए है, जिस टी प्लाज्मिड डीएनए में टीआई जीन है। और ये टीआई जीन करता क्या है, ट्यूमर कॉज करता है। इसी ट्यूमर की वजह से क्राउन गोल्ड डिजीज हो जाता है। लोगों ने क्या किया, इस टीआई जीन को काट के फेंक दिया, इसके जगह पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दिया। तो उससे क्या होगा, हमारा वेक्टर रिकॉम्बिनेंट हो गया। जब वेक्टर रिकम्बाइन कर गया तो यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डाल दिया जो प्लांट को हमको मिल गया। बाद में हमने होस्ट सेल में डाला, मल्टीप्लाई किया, प्लांट हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। दूसरा है रेट्रोवायरल जीन, रेट्रोवायरस वेक्टर। चलिए आगे पढ़ते क्या है इसके बारे में। अगर हम रेट्रोवायरस की बात करें, आपको पता है ये रेट्रोवायरस नॉर्मली क्या करता है, किसी भी नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल को कैंसर्स में कन्वर्ट कर जाता है। यानी इसके पास टेंडेंसी है कि ये एनिमल सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो हमने क्या किया, इसको बाहर निकाला। इसके पास जो कैंसर कॉज करने वाला जो जीन था, जिस जीन के कारण ये कैंसर कॉज कर रहा था, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। उसकी जगह क्या डाल दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। यानी अब ये क्या होगा, अब ये रेट्रोवायरस डिसआर्म हो गया, अब ये पैथोजेंस नहीं रहा, अभी हमारे लिए एक अच्छा दोस्त बन चुका है। ये जैसे ही हमने रेट्रोवायरस में इंटीग्रेट किया जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फिर उसको एनिमल में डाल दिया, एनिमल में जाएगा, लेकिन अब ये एनिमल में कैंसर कॉज नहीं करेगा, बल्कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करेगा। और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा कुछ भी हो सकता है प्रोटीन का सोर्स हो, वाइटिन बनाने वाला हो, डॉट से लड़ने वाला हो, तो इन सभी का जीन होगा। तो इनसे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ये हमें काम आ जाएगा। तो ये अपना बीमारी कॉज करने के बजाय हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसने एक्सप्रेस किया और हमारे एनिमल सेल में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को इसने जोड़ दिया। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने आपको एक कुछ वेक्टर डीएनए का चार्ट दिया है और इनकी कैपेसिटी दी है। यानी ये प्लाज्मिड डीएनए है, बैक्टीरियोफाज डीएनए है, कॉस्मिक डीएनए है, बैक है, यैक है। इनके पास ये जो हमने दिया है रेंज, यानी ये प्लाज्मिड डीएनए 0.5 से 8 केबी तक का जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर सकता है। मतलब इतने बड़े साइज के जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये प्लाज्मिड डीएनए अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, उसी तरह बैक्टीरियोफाज 9 से 23 केबी का जीन को आपस में इंटीग्रेट कर सकता है। कॉस्मिक डीएनए 30 से 45 किलो बेस का लंबा जीन अपने में इंटीग्रेट कर सकता है। बैक डीएनए 50 से 300 किलो बेस का जीन अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकता है। और यैक जीन 1000 से 2500 किलो बेस का जीन इंटीग्रेट कर सकता है। यानी इस यैक जीन में हम चाहेंगे तो अपना ह्यूमन क्रोमोजोम को इसमें इंटीग्रेट करके अपने ह्यूमन क्रोमोजोम को हम रेप्लिकेट करके उसका मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। आशा करता हूँ इस लेक्चर को समझ पाएंगे। गाइस प्लीज इसको अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा और जरूर समझ में आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय निकाल कर इस लेक्चर को पढ़ने के लिए। और इस लेक्चर को उन सभी लोगों के पास पहुंचाइए जो इस लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण पढ़ नहीं पा रहे, वहां तक पहुंचाइए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।